हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह कक्षा 11 के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। अध्याय नंबर है 11 और अध्याय का नाम है पौधों में परिवहन अर्थात ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। फ्रेंड्स, मैं आज इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही समय पे मिल सके। फ्रेंड्स, मैंने लेसन 1 से लेकर लेसन 19th तक के जो कंप्लीट चैप्टर का ट्यूटोरियल है उसे बना दिया है। उसको आप ऊपर यहाँ आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी जो है वो बेहतर हो सके। तो चलिए आज बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या है पहला, यानी एक नंबर जो आपका प्रश्न है वह है कि विसरण की दर को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। यानी आपको बताना है कि विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए, विसरण को प्रभावित करने वाले कुछ निम्नलिखित कारण हैं। जैसे पहला है तापमान, दूसरा है विसरण कर रहे पदार्थों का घनत्व, विसरण का माध्यम और विसरण दाब प्रवणता। तो चलिए जानते हैं बारी बारी से। तो तापमान कैसे प्रभावित करता है, तो देखिए तापमान के बढ़ने से विसरण की दर बढ़ जाती है। ठीक है, तापमान अगर बढ़ेगा तो विसरण की दर बढ़ जाएगी। फिर अब दूसरा निर्भर करता है कि भाई जो पदार्थ विसरण कर रहा है उसका घनत्व तो कैसा है। विसरण की दर विसरण कर रहे पदार्थों के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी विसरण का दर कैसा होगा, तो विसरण कर रहे जो पदार्थ हैं, ठीक है, उनके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है अगर विसरण करने वाले पदार्थों का घनत्व तो अधिक होगा तो विसरण की दर स्लो हो जाएगी, और उनका घनत्व तो कम होगा तो विसरण की दर अधिक हो जाएगी। और इसको ग्राह्य के विसरण नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ग्राह्य का विसरण नियम। अगला है विसरण का माध्यम, यानी अधिक सांद्र माध्यम से विसरण की दर कम हो जाती है। यही बात यहाँ पे भी था। अगला है अगर मतलब माध्यम ही आपका सांद्र हो तो विसरण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला है विसरण दाब प्रवणता, यानी विसरण दाब प्रवणता जितनी अधिक होती है और वो का विसरण उतना ही तीव्र होता है। ठीक है, अगर विसरण और दाब की प्रवणता जो हो अगर अधिक है तो विसरण तेज होगा। ठीक है, ये सब विसरण दाब प्रवणता ये सब सारा कुछ मैंने इस चैप्टर के वीडियो में समझाया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लेसन 11 का वीडियो देख लें, तब ताकि आपकी को ये सब जो टॉपिक है और ये सब जो टर्म है वो अच्छे से समझ में आ जाए। प्रश्न संख्या है 2, पोरीन्स क्या है विसरण में, ये क्या भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो जानते हैं। पोरीन्स प्रोटीन के बृहत अणु है। अब मैंने आपको 9th चैप्टर में बताया था ये बृहत अणु और लघु अणु क्या होते हैं, छोटे अणु क्या होते हैं। तो फिलहाल समझिए, पोरीन्स प्रोटीन के बृहत अणु हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट तथा कुछ जीवाणुओं की बाह्य कला में धसे रहते हैं। ये बड़े छिद्र बनाते हैं जिससे बड़े अणु उनमें से निकल सके। अतः ये सहज विसरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि प्रोटीन्स क्या है, पोरिन्स क्या है, तो प्रिंट के प्रोटीन के बृहत अणु है जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या कुछ जीवाणुओं के बाह्य कला, यानी बाह्य कला का मतलब क्या है, कोशिका झिल्ली में धसे रहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली होती है उसमें धसे रहते हैं और ये बड़े बड़े छिद्र होते हैं। प्रश्न संख्या है 3, पादपों में सक्रिय परिवहन के दौरान प्रोटीन पंप के द्वारा क्या भूमिका निभाई जाती है, व्याख्या कीजिए। तो देखिए, पादप कला के लिपिड स्तर में वाहक प्रोटीन के अणु मिलते हैं। अब आपने अगर कोशिका कला यानी कोशिका झिल्ली की संरचना पढ़ी है तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि उसमें क्या मिलता है, तो प्रोटीन के अणु मिलते हैं। ये ऊर्जा का उपयोग सांद्रता विभव के विरुद्ध अणुओं को भेजने में करते हैं। ठीक है, यानी जो जिधर सांद्रता विभव रहता है उसकी विपरीत दिशाओं में अणुओं को भेजने के लिए ये क्या करते हैं, ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अतः ये प्रोटीन पंप करते हैं। ठीक है, क्योंकि दूसरी ओर भेजना है तो उसे कहेंगे प्रोटीन पंप करते हैं।
ये आयन का परिवहन कला के आर पार इन प्रोटीन पंपों की सहायता से करते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या है 4 कि शुद्ध जल का सबसे अधिक जल विभव क्यों होता है, वर्णन कीजिए। यानी अगर शुद्ध जल है तो उसका जल विभव क्या होता है, सबसे अधिक होता है, यही बताना है। तो देखिए शुद्ध जल का सबसे अधिक जल विभव होता है क्योंकि क्या क्या कारण है वो देखते जाइए। तो पहला है जल अणुओं में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, जल अणुओं में क्या होती है, गतिज ऊर्जा। यह तरल और गैस दोनों अवस्था में गति करते हुए पाया जाता है। गति स्थिर तथा तीव्र दोनों प्रकार की हो सकती है। ठीक है, तो तीव्र भी गति होती है और स्थिर भी होती है, इसलिए ये क्या करते हैं, तो इनका जल विभव अधिक होता है। दूसरा कारण क्या है, किसी माध्यम में यदि अधिक मात्रा में जल हो तो उसमें गतिज ऊर्जा तथा जल विभव अधिक होगा। शुद्ध जल में सबसे अधिक जल विभव होता है। तो क्या होगा, अगर किसी माध्यम में यानी किसी माध्यम में अधिक मात्रा में जल हो, ध्यान दीजिए, अगर किसी माध्यम में क्या हो, जल की मात्रा अधिक हो तो उसमें गतिज ऊर्जा तथा जल विभव अधिक होगा। ठीक है, आगे 3 है जब जल तंत्र परस्पर संपर्क में हो तो पानी के उच्च अणु जल विभव वाले तंत्र से कम जल विभव वाले तंत्र की ओर जाते हैं। ठीक है, क्या हो, जब दो जल तंत्र परस्पर संपर्क में हो, यानी जो दो जल तंत्र हैं जिसमें दो में जल हो और दोनों एक दूसरे के संपर्क में हो, तो क्या होता है, पानी क्या होता है, तो उच्च जल विभव, ठीक है, उच्च जल विभव वाले तंत्र से कम जल विभव की ओर जाते हैं। ठीक है, अगला जल विभव को ग्रीक चिन्ह साई से चिन्हित करते हैं। इसे पास्कल दाब इकाई में व्यक्त किया जाता है। और अगला है मानक परिस्थितियों में शुद्ध जल का विभव शून्य होता है। क्या होता है, मानक अगर परिस्थिति हो तो वहां पे शुद्ध जल का जो विभव होता है वह कितना होता है, शून्य होता है। चलिए अब है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको अंतर बताना है। तो ये 6 चीजें हैं जिनके बारे में अंतर स्पष्ट करना है। तो पहला देखते हैं, पहला अंतर स्पष्ट करना है किसके बारे में, विसरण और परासरण के बीच में, कि विसरण और परासरण के बीच में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो ये हम लोग जानेंगे। देखिए विसरण इधर है, यानी ये है डिफ्यूजन, विसरण को डिफ्यूजन कहते हैं और परासरण को ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, तो यह है विसरण और परासरण। तो देखिए विसरण क्रिया सभी पदार्थों ठोस द्रव एवं गैसों में हो सकती है। विसरण सभी में हो सकती है, ठोस द्रव और गैस में, जबकि परासरण केवल द्रव तथा उसमें विलेय पदार्थों में ही होती है। दूसरा अंतर क्या है, विसरण के लिए किसी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, विसरण सभी तरह में हो सकता है, जबकि परासरण के लिए अर्ध पारगम्य या वर्णात्मक झिल्ली की आवश्यकता होती है। ठीक है, तीसरा है विसरण सभी दिशाओं में होने वाली क्रिया है, विसरण सभी दिशाओं में होने वाली क्रिया है। ठीक है, वो चारों तरफ होती है, जबकि परासरण निश्चित दिशा या दिशाओं में होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, विसरण प्रत्येक दिशा में हो सकती है, जबकि परासरण किसी विशेष दिशा में ही होगी। चलिए अगला अंतर देखते हैं, इस क्रिया में कोई विशेष दाब पैदा नहीं होता है। क्या होता है, इस क्रिया में कोई विशेष दाब पैदा नहीं होता, किसमें, विसरण में, जबकि परासरण दाब होता है जो विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। परासरण में क्या होता है, परासरण दाब होता है जो विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। अगला है विसरण क्रिया अधिक विसरण दाब से कम विसरण दाब की ओर होती है। क्या है, विसरण क्रिया कैसे होगी, अधिक विसरण दाब से कम विसरण दाब की ओर होगी, जबकि परासरण क्रिया कम परासरण दाब वाले विलयन से अधिक परासरण दाब वाले विलयन की ओर होती है। ख नंबर क्वेश्चन था वाष्पोत्सर्जन तथा वाष्पीकरण में अंतर बताइए। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन को कहते हैं ट्रांसपीरेशन, जबकि वाष्पीकरण को कहते हैं इवेपोरेशन। तो देखिए पादप शरीर के वायवीय भागों से होने वाली इस क्रिया में वाष्पन के साथ जलवाष्प का विसरण होता है। ठीक है, क्या होता है, जलवाष्प का विसरण होता है, जबकि वाष्पीकरण में क्या होता है, देखिए तो जल की किसी भी सतह से जल का वाष्प रूप में परिणत होते रहता है, वह वाष्पन कहलाता है।
यह एक समान प्रक्रिया है जिसे आप कहीं भी देख सकते हैं। जबकि ये क्या होता है, पत्तियों के पत्तियों में देखने को आपको मिलता है जहाँ पे स्टोमेटा होते हैं या निरंध्र होते हैं। दूसरा, यह एक जैव भौतिक क्रिया है जो वाष्पन के कारकों के अतिरिक्त पादप शरीर के बाह्य तथा आंतरिक रूप, रंग और संरचना के द्वारा नियंत्रित की जाती है। ठीक है, तो किसके द्वारा नियंत्रित की जाएगी? पादप के शरीर द्वारा, जो उसको आंतरिक संरचना होती है उसके द्वारा। यह एक भौतिक क्रिया है तथा अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करते हैं जो ताप दाब संबंधी होते हैं। गो, प्रासरणी दाब तथा प्रासरणी विभव में अंतर आपको बताना है। तो जानते हैं प्रासरणी दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर और प्रासरणी विभव यानी ऑस्मोटिक पोटेंशियल। देखिए, इसे ओपी से प्रदर्शित करते हैं। किसको? तो प्रासरणी दाब को किससे प्रदर्शित करेंगे? ओपी से, जबकि इसे साई एस से प्रदर्शित करते हैं। इसे मापा जा सकता है, इसे बार में मापा जाता है। ठीक है, और एक बार में कितना होता है? एक मेगा पास्कल में होता है 10 बार, जबकि प्रासरणी विभव को नहीं मापा जा सकता है। प्रासरणी दाब धनात्मक होता है, यह ऋणात्मक होता है। प्रासरणी विभव के बराबर और विपरीत होता है, जबकि प्रासरणी विभव संख्यात्मक आधार पर प्रासरणी दाब प्रासरणी विभव के बराबर होता है, लेकिन इसका संकेत विपरीत होता है। ठीक है, अगला और 5 नंबर है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जब घोल को शुद्ध जल से पृथक करते हैं तो घोल द्वारा उत्पन्न दाब को प्रासरणी दाब कहते हैं। ठीक है, जबकि देखिए प्रासरणी विभव किसे कहेंगे? तो सभी विलयनों में शुद्ध जल की अपेक्षा जल निम्न होता है। ठीक है, क्या होता है? सभी विलयनों में शुद्ध जल की अपेक्षा जल विभव निम्न होता है। निम्नता का कारण विलय के द्रवीकरण के कारण होता है, इसे विलय विभव कहते हैं। घाव कैंसर जानते हैं, विसरण एवं अंतः शोषण में अंतर बताना है। तो देखिए, विसरण को डिफ्यूजन कहेंगे, अंतः शोषण को इन्विवेशन कहते हैं। तो विसरण जानते हैं, यह ठोस तरल एवं गैस के अणुओं में होने वाली क्रिया है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे। जबकि यह जीवित और मृत कोशिकाओं में होने वाली क्रिया है। इस क्रिया में गैस, तरल और ठोस के अणु आयंस अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गति करते हैं और इसमें सामान्य सतह के जलवाष्प या जल का अवशोषण जल विभव प्रवणता के कारण होता है। तीसरा अंतर है, इसमें अणुओं या आयंस के मध्य आकर्षण आवश्यक नहीं होता, जबकि इसमें क्या होता है? इसमें अवशोषक तथा माध्यम के अणुओं के मध्य आकर्षण होना आवश्यक है। ठीक है, ये 4 नंबर है, पादपों में पानी के अवशोषण का एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पथ में अंतर बताना है। तो देखिए, पहला अंतर है एपोप्लास्ट पथ इधर है और उधर है सिम्प्लास्ट पथ। ठीक है, यह निकटवर्ती कोशिका भित्ति का तंत्र है। यह अंतःत्वचा की कैप्रियन पट्टियों को छोड़कर पूरे पौधों में पाया जाता है, जबकि इसमें देखिए यह संबंधित जीव द्रव्य का तंत्र है। समीपवर्ती कोशिकाएं कोशिका द्रव्य तंतु से जुड़ी रहती है। दूसरा अंतर है, जल का एपोप्लास्ट परिवहन केवल अंतर कोशिकीय अवकाशों और कोशिकाओं की भित्तियों में होता है। ठीक है, अंतर कोशिकीय अवकाशों और कोशिकाओं की भित्तियों में होता है, जबकि इसमें देखिए जल का सिम्प्लास्ट परिवहन कोशिकाओं के जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य तंतुओं के माध्यम से होता है। तीसरा है, एपोप्लास्ट जल परिवहन गति प्रवणता पर निर्भर करता है। यह मूलतः सामान्य विसरण एवं केशिका क्रिया के कारण होता है। इसमें देखिए जल को जाइलम ऊतक में पहुंचाने के लिए मूलतः प्राशन क्रिया होती है। ठीक है, इसके साथ ही ये अंतर खत्म हो गया। ये लास्ट अंतर था 6 नंबर, बिंदु स्राव एवं परिवहन में अंतर बताइए। बिंदु स्राव को ग्यूटेशन कहते हैं, जबकि परिवहन को ट्रांसपोर्टेशन कहता है। तो देखते हैं, पहला अंतर है, पौधों की पत्तियों में तरल कोशिकास
कोशिका रस के स्रावित होने को बिंदु स्राव कहता है। ठीक है, पत्तियों से क्या होता है, कोशिका रस जो स्रावित होता है उसे कहता है बिंदु स्राव, जबकि संवहन ऊतक द्वारा पदार्थों के आवागमन को परिवहन कहता है। दूसरा है, यह पत्तियों के किनारों पर स्थित जल रंध्रों से होता है। सामान्यतः मूल दाब के कारण यह घास आदि शाकीय पौधों में रात्रि के समय होता है, जबकि जाइलम एवं पोषक पदार्थों तथा फ्लोएम कार्बनिक पदार्थों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। ये जानते हैं कि जाइलम द्वारा जल और फ्लोएम द्वारा कार्बनिक पदार्थ यानी पोषक पदार्थों का परिवहन होता है। जाइलम में परिवहन जड़ से पत्तियों की ओर तथा फ्लोएम में परिवहन पत्तियों से जड़ की ओर होता है। तो ये दोनों में अंतर था। प्रश्न संख्या देखते हैं 6 कि जल विभव का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। कौन से कारक हैं, कौन से कारक इसे प्रभावित करते हैं? जल विभव, विलेय विभव तथा दाब विभव के आपसी संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको सीधी सी बात है, जो लेसन वाले पढ़ाए गए हैं उसमें डायरेक्ट वहीं पे है कि जो शीर्षक नंबर 4 है उसमें जो शीर्षक का 4 नंबर प्रश्न है अंदर, ठीक है, उसका आंसर मैंने वहां पे ऊपर दे दिया है, वहां पे आप देखिएगा तो आपको वहीं से पता चल जाएगा। प्रश्न संख्या है 7, क्या होता है जब शुद्ध जल या विलयन पर पर्यावरण के दाब की अपेक्षा अधिक दाब लागू किया जाता है? ठीक है, तो देखते हैं आंसर। जब शुद्ध जल या विलयन पर पर्यावरण के दाब की अपेक्षा अधिक दाब लागू किया जाता है तो इसका जल विभव बढ़ जाता है। जब पौधों या कोशिका के जल विसरण द्वारा प्रवेश करता है तो कोशिका अशून्य हो जाती है, ठीक है, यानी टर्जित हो जाती है। इसके फलस्वरूप दाब विभव बढ़ जाता है। दाब विभव अधिकतर सकारात्मक होता है, इसे साई पी से प्रदर्शित करता है। जल विभव घुलित तथा दाब विभव से प्रभावित होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं प्रश्न संख्या 8 से आगे का क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।